जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आवश्यक यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टूडेंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट लाया हूं। खान सर के प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है आरबीडी पब्लिकेशन का। खान सर का एक प्रैक्टिस बुक में 27 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। दोस्तों, मैं बारी बारी से सारा प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। आज यह पहला प्रैक्टिस सेट है खान सर का पुस्तक से, और इससे पहले मैं यूटेरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पूरा कंप्लीट करवा चुका हूं दोस्तों प्रैक्टिस सेट का। यदि आप लोगों से नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोगों से जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करें, ताकि जिन्हें भी जरूरत हो उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। खान सर का जो प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस सेट आया है उससे आज प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है, और डेली बेसिस पर मैं प्रत्येक एक प्रैक्टिस सेट आगे करता रहूँगा कंटिन्यू। और इसी प्रकार आज का मैं पहला प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट प्रश्न आज देखते हैं हम लोग क्या है। इसमें दिया गया है, आप लोग भी बनाते चलिएगा दोस्तों, कितना बना सकते हैं आप लोग ये भी जांच करते चलिएगा। तो आज पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड, जिसे बंदरगाह भी कहते हैं, होने का प्रमाण मौजूद है? तो सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल में बंदरगाह था ये पूछा गया है। तो कौन से स्थल पर बंदरगाह था? सिंधु सभ्यता का जो लोथल था ना, वहां पर बंदरगाह था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कौन? लोथल। लोथल नामक स्थान पर बंदरगाह स्थित था सिंधु सभ्यता में, और लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता था। लोथल जो बंदरगाह है और लोथल स्थान था, उसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता था। लोथल है जो गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के निकट स्थित है। दोस्तों, लोथल सिंधु सभ्यता के समय लोथल पतन व्यावसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। वर्ष 1954 में एस.आर. राव द्वारा खुदाई की गई थी। यह जो लोथल है कौन से नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे है। इसकी खोज किसने किए थे? तो एस.आर. राव ने किए थे लोथल की खोज, और भोगवा नदी किनारे लोथल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था, कौन सा नाम था प्राचीन? उत्तरी बिहार को पहले क्या कहते थे? जिसमें उन सभी उत्तरी बिहार में जैसे हिमालय के सटे हुए राज्य कटिहार हो गया, उधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उत्तर बिहार में जो भी आता है उन राज्यों को, उन जिला को क्या कहते थे पहले? तो उत्तरी बिहार के प्राचीन नाम था वज्जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? वज्जी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, उत्तरी बिहार कोसी, बूढ़ी गंडक और उनकी सहायक नदियों का समतल मैदान है। बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत, नेपाल की श्रेणी और दक्षिण से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं। बिहार का उल्लेख वेदों में, पुराणों में, महाकाव्यों में आदि ग्रंथों में मिलता है। देखिए दोस्तों, बिहार का जो प्राचीन बिहार में मगध साम्राज्य के अनेक शासकों जैसे जैन, बौद्ध धर्म संबंधित जानकारियां मिलती है। तो बिहार का जो काफी प्राचीन समय से ही बिहार का नाम यहाँ पर हर एक ग्रंथों में मिलती है, जैसे बौद्ध ग्रंथ में मिलती है और जैन ग्रंथ में मिलती है, और वेदों में भी मिलती है बिहार का नाम, और पुराणों में भी मिलती है बिहार का वर्णन, महाकाव्यों में मिलती है बिहार का वर्णन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उत्तरी बिहार को वज्जी कहा जाता था। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 3 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? डलहौजी। सती प्रथा का उन्मूलन बिल्कुल गलत है। डलहौजी के समय में कौन सा युग में सही सुमेलित है ये पूछा है, तो सही है कौन सा युग में है? तो इसमें दिया गया डलहौजी। सती प्रथा का अंत उन्मूलन ये गलत है। सती प्रथा का अंत डलहौजी नहीं, किसके समय हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था सती प्रथा का अंत। तो 4 का ये होगा। ठीक है, 4 का सती प्रथा का अंत होगा कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस था अस्थायी भू बंदोबस्ती, जो 1793 में हुआ था अस्थायी भू बंदोबस्ती, तो ये सही है। कॉर्नवालिस ने किया था। तो इसमें क्या था? तो जमींदारों के बीच कर वसूल से संबंधित था अस्थायी भू बंदोबस्ती। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित था, जिसे बंगाल में कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 में लागू किया गया था अस्थायी भू बंदोबस्ती। विलेजली सहायक संधि,
तो ये भी सही है, बेलेजली नहीं सहायक संधि बेलेजी के समय में हुआ था। सहायक संधि एक प्रकार का मैत्री संधि था जिसका प्रयोग 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल बेलेजी ने भारत और भारत देशी राज्यों से संबंधित स्थापित करने के लिए संबंध स्थापित करने के लिए किया गया था। तो 2 और 3 सही है। 4 में देखते हैं विलियम बेंटिंग रेगुलेटिंग एक्ट, ये गलत है दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट विलियम बेंटिंग के समय में नहीं आया था, वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। तो हमसे पूछा कौन सही है, तो कौन सा सही है ये पूछा है, तो 2 और 3 सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 4 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था ये प्रश्न पूछा है। तो क्रिप्स मिशन जो आया था वो कब आया था, तो 1942 में। कब, 30 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन के बारे में बात कही गई थी, परंतु इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है, तो दिल्ली समझौता इनमें से किसे कहा जाता है, तो दिल्ली समझौता जो गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था उसी को दिल्ली समझौता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व इरविन और गांधी के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगित किया गया था। और इस समझौते के अंतर्गत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी को लंदन जाना पड़ा था इस समझौते के बाद। तो दिल्ली समझौता कौन सा समझौता कहते हैं, तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो किस वर्ष रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था, तो वर्तमान समय में अंतिम वर्ष 2016 में, वर्ष 2016 को अलग अलग रेल बजट और केंद्रीय बजट पेश किया गया था। अंतिम बार कब, 2016 में प्रस्तुत किया गया था। पहले कार्यकाल में खत्म कर मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल खत्म कर 2017 से रेलवे बजट की घोषणा भी आम बजट के साथ ही कर दिया गया। यानी कि लास्ट बार जो रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश हुआ था वर्ष 2016 तक ही पेश हुआ था, 17 से दोनों एक साथ पेश होने लगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न की ओर। 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। तो दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था 1919 से लेकर 1920 तक। यदि देखें तो दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता स्वामी विद्यानंद थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इंटरनेट में मधुबनी जिले के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात विभूषण प्रसाद ने संगठित किया। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता लगान वसूल स्वामी विद्यानंद के नाम से मुख्य विशेषता लगान वसूली के क्रम में राजपूतों के अत्याचारों के विरोध और जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार को प्रस्तुत करना था। तो ऑप्शन नंबर बी स्वामी विद्यानंद ने इस दरभंगा राज्य के किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 8 नंबर प्रश्न में। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज किसका किया था, तो भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया वास्को डी गामा ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सन 1497 में 8 जुलाई को पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा अपने जहाज से रवाना हुआ था और समुद्र के रास्ते भारत की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय बने और 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा समुद्री रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। कब पहुंचा था, तो 1498 में पहुंचा था। ठीक है, इन्होंने भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसलिए वास्को डी गामा को भारत की खोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम कौन सी घटना नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यदि देखें इसमें औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ही हुआ था, औपनिवेशिक विकास का अंत। ठीक है, और इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ था दोस्तों। और रूस और अमेरिका के प्रभुत्व की वृद्धि ये भी सही है। और राष्ट्र संघ का गठन ये सही नहीं है। तो हमसे पूछा कौन नहीं हुआ था, तो राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम नहीं है। राष्ट्र संघ की जो गठन हुआ था 10 जनवरी 1922 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हो गई थी। राष्ट्र संघ की गठन हो गया था कब, तो 10 जनवरी 1920 को ही राष्ट्र संघ की गठन कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध के समय में इसका गठन किया गया था, ना कि द्वितीय। 10 प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पीपल्स फॉर ग्रुप संबंधित है। तो पीपल्स फॉर ग्रुप
जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो नक्सलवाद से संबंधित है। पीपल्स फॉर ग्रुप्स नामक नक्सलवादी संगठन की स्थापना वर्ष 1980 के आंध्र प्रदेश में कोडापाली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी किससे संबंधित है, नक्सलवाद से संबंधित है। पीपल्स वॉर ग्रुप नक्सलवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 1980 में इसकी स्थापना कर दी गई थी और पीपल्स वॉर ग्रुप का वर्ष 2004 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में विलय हो गया था। इसी का जो पीपल्स वार ग्रुप का विलय मार्क्सवादी पार्टी में विलय कर दिया गया था। पीपल्स वार ग्रुप का वर्ष 2004 में क्या कर दिया गया था, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में विलय कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा को अपनाया गया था। तो भारत का संविधान है जो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो वर्ष 1949 में 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता। भारत का संविधान विश्व की किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 12 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था। यह प्रश्न देखें, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था, पास कब किया था, और ये कहा इसमें क्या कहा गया था, अपनाया कब गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने पास किया था कब, 26 नवंबर 1949 को पास किया था। 26 नवंबर 1949 को पास किया था। ऐसे इसमें प्रश्न में जो लागू किया गया था, प्रभावी हुआ था कब से, तो इसका आंसर 11 का आंसर सी होना चाहिए। 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था, यानी कि लागू कर दिया गया था। ये यहाँ से प्रश्न बनता है, अपनाया गया या लागू कर दिया गया। पास हुआ यानी पास कर दिया गया यहाँ 26 नवंबर 1949 को, परंतु लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सटीक आंसर 11 का सी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट को चलते हैं 13 नंबर प्रश्न को। 13 में दिया गया है, किस संविधान के से भारत ने राज्य के नीति निषेध तत्वों के विचार को अपनाया। तो कौन से देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निषेध तत्वों को अपनाया था, तो आयरलैंड के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निषेध तत्वों को अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। राज्य के नीति निषेध तत्व को भाग 4 में रखा गया है दोस्तों। किसमें रखा गया, भाग 4 में रखा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, कौन से विषय पर, समवर्ती सूची पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो ये केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा कौन से अनुसूची में है, तो 7वें अनुसूची में है। उसमें 3 प्रकार का विषय दिया गया है, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची और एक केंद्र सूची। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संघ सूची में जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने विषय थे, तो संघ सूची में जिस समय, केंद्रीय सूची में जिस समय संविधान लागू होता उस समय विषयों की संख्या 97 था। संघ सूची में कितने विषय थे, 97। अभी कितने हैं, तो 100 विषय हैं। संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है। राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी थी, तो राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 थी, परंतु वर्तमान में राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितना था, समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 थी, और परंतु वर्तमान समय में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 है। तो हमसे पूछा है दोनों कानून किस पर बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची पर, परंतु दोनों के कानून में यदि विवाद हो तो केंद्र सरकार के कानून की मान्यता प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 15 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है। यदि इसे देखें, अनुच्छेद 17 कानून के समक्ष समानता, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अनुच्छेद 17 में कानून के समक्ष समानता का वर्णन नहीं दिया गया है, तो ये गलत है। ठीक है, और ये देखिए इसमें अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव को विरुद्ध गारंटी, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुच्छेद 14 देखते हैं, सार्वजनिक रोजगार में समानता, ये भी गलत है। ओपन कोई नहीं, तो हमसे पूछा कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। देखें अनुच्छेद 17 में, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 14 में राज्य कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति को समानता या भारत के क्षेत्र में के कानूनों के समान संरक्षण का बारे में कहा गया, किसमें, अनुच्छेद 14 में, आर्टिकल 14 में किया गया है। और अनुच्छेद 15 में देखें, धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर किसी भी
नागरिक को अब भेदभाव नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न की ओर। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? इसका आंसर बताइए। तो इसका बजट वित्त मंत्रालय के द्वारा पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कौन पारित करेगा? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, वित्त मंत्रालय के द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन की अवधि न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष होती है दोस्तों। राष्ट्रपति के शासन की अवधि का कितना होता है? न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 3 वर्ष होता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 17 नंबर प्रश्न में, भारत का प्रथम आम चुनाव में हुए थे। तो भारत का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 1951-52 में भारत का प्रथम आम चुनाव हुए थे। चुनाव में कांग्रेस सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बनी थी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली निर्वाचित सरकार बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य हैं जो कितने वर्ष के लिए? तो अक्सर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कितने वर्ष? 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 19 नंबर प्रश्न में कहा गया है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था? तो पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो सिक्किम में, सिक्किम राज्य में पहले नागरिक विमान पतन का स्थापना किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, सिक्किम में किया गया है। ठीक है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में यह व्यवस्था की गई है। सावा विमान पतन के नाम से भारत का 100वां विमान पतन है। ये सौवा विमान पतन है सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में यह व्यवस्था की गई है। सिक्किम राज्य में ही विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। राज्य का 35% हिस्सा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 20 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अस्तित्व में आया। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन नंबर भारतीय साक्ष्य अधिनियम है जो किस वर्ष आया था? तो वर्ष 1972 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया था। कब? 1 सितंबर 1872 में। 1 सितंबर 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अस्तित्व में आया था। 3 भागों में बांटा गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। अदालत की सभी न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है। यह इसके 11 अध्याय और 167 वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के समान है आकार में भी और द्रव्यमान में भी लगभग? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। तो हम लोग इसे याद करने के लिए एक ग्रह को जुड़वा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है एक ग्रह को। तो कौन ग्रह है? तो शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। शुक्र है जो पृथ्वी का द्रव्यमान और आकार में लगभग समान है। इसे जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इस ग्रह का व्यास पृथ्वी की तुलना में 650 किलोमीटर कम है। इस ग्रह की सतह अधिकतर ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। सबसे चमकता हुआ शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 22 नंबर प्रश्न की ओर। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 1988 के बाद 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एड्स का फुल फॉर्म क्या? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हुआ। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 में दिया गया है, लावनी किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावनी है जो किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र की। लावनी है जो महाराष्ट्र की लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वीरता, प्रेम भक्ति एवं दुख जो आदि विषय है लावनी नृत्य का है। नृत्य की विषय वस्तु क्या होता है लावनी नृत्य का? तो लावनी नृत्य का विषय वस्तु होता है वीरता होता है, प्रेम होता है, भक्ति होता है और दुख होता है। लावनी के अतिरिक्त तमाशा भी है। तमाशा, कोली, पोवाड़ा महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से निम्नलिखित
में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है, इसमें से 4 प्रकार के कोयले के नाम दिए गए हैं, इसमें से उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन है? एंथ्रासाइट कोयला। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। एंथ्रासाइट कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसमें 85 से लेकर 90% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कहते हैं। कोयला ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ठोस कार्बन पदार्थ होता है दोस्तों, जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, और भारत में लगभग 65% से अधिक विद्युत का उत्पादन कोयला से ही किया जाता है। कोयला भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। कैसे ऊर्जा का स्रोत है कोयला? तो भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न में, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सबसे गहरा महासागर और सबसे बड़ा महासागर विश्व में कौन है? प्रशांत महासागर। इस महासागर में जलीय चित्र अधिक और जमीन का भाग कम है। यह महासागर त्रिभुज आकार का है। कौन से आकार का है प्रशांत महासागर? त्रिभुजाकार है प्रशांत महासागर। इसका शीर्ष बेरिंग जलमर्मस्तर पर है, जो घोड़े के खूर की आकृति का बनाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य को मध्य प्रशांत महासागर कहा जाता है। इससे कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 26 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूबंध राज्य है? तो भूबंध राज्य में से कौन है? गुजरात है, जो समुद्र तट के किनारे स्थित है। उड़ीसा भी समुद्र तट के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल भी समुद्र तट के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिहार है, जो भूबंध है। ऐसे स्थलाकृति जिसके किनारे समुद्र तट ना हो उसे भूबंध स्थलाकृति कहते हैं। तो बिहार इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बिहार है। बिहार के उत्तर में नेपाल है। बिहार मात्र एक देश से सीमा रेखा बनाती है, वो है नेपाल से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी उनसे पूछा है, तो कौन है? देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, इनमें से यदि हम देखें तो सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय भारत की कौन है? वो है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? 1465 मीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 मीटर है। प्रायद्वीपीय नदी की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। गोदावरी का यदि उद्गम देखे कहाँ है, तो महाराष्ट्र के नासिक में। महाराष्ट्र के नासिक के पश्चिमी घाट से निकलती है ये। ठीक है, तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ी के पास से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, गोदावरी। किस बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? कौन से बहुदेशीय नदी घाटी का निर्माण हुआ है महानदी पर? तो हीराकुंड नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ। इसका निर्माण उड़ीसा के मुख्यमंत्री बिजू पटनायक के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 29 में कहा गया, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्रों में वन स्थित है? तो सार्वजनिक क्षेत्रों में वन स्थित है कौन से भारतीय राज्य में? कौन से भारतीय राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो मध्य प्रदेश में झूम की कृषि को क्या कहते हैं? दहिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मध्य प्रदेश में झूम की कृषि को दहिया कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 में दिया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना है? खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य है, वर्ष 2007 में लाया गया था मनमोहन सरकार के द्वारा। इसका लक्ष्य था चावल, दलहन, मोटे अनाज को उत्पादन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 32 नंबर प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसमें देखें अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। और सबसे अधिक जनसंख्या है तो देखें तो वो मिजोरम किसका आएगा? दिल्ली का, नई दिल्ली का। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 33 नंबर प्रश्न को। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशील कब हुई है? तो भारत के भुगतान संतुलन में चालू खाते में रुपये के पूर्ण परिवर्तन का जो शुरू हुआ है कब? इसका शुरुआत
19 अगस्त 1994 में की गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 34 नंबर प्रश्न की ओर। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है बैंक नोट प्रेस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बैंक नोट प्रेस, भारत में 4 नोट प्रेस है, ठीक है। कितने? 4 नोट प्रेस है, उसमें से देवास, नासिक, मैसूर और सालबानी, ये 4 नोट प्रेस है। देवास है, नासिक है, और देवास, नासिक, मैसूर और सालबनी, ये 4 प्रकार के नोट प्रेस है। तो बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 35 में समुराई योद्धा वर्ग है। समुराई योद्धा वर्ग किस राज्य, किस देश की है समुराई योद्धा वर्ग? तो समुराई योद्धा वर्ग है जो जापान राज्य, जापान देश की है। समुराई योद्धा वर्ग कहाँ के हैं? जापान के हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो इसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था। किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्ज ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1770 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। इससे सूती धागे की मात्रा बढ़ सकती है थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 37 नंबर प्रश्न की ओर। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 35 में। पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है। तो पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो उत्पन्न एकल कोशिका युग्मजन कहलाती है। युग्मजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 39 में। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। तो दांतों एवं हड्डियों में क्या उपस्थित होता है? दांतों एवं हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कैल्शियम फास्फेट दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित होता है। यह रक्त में भी होता है और शरीर के अंदरूनी देखभाल में इसकी विशेष भूमिका होती है। कैल्शियम अत्यधिक सक्रिय तत्व है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 में कहा गया है पीत रस का कार्य क्या है? तो पीत रस का कार्य हमसे पूछा है। पीत रस का कार्य है, क्या कार्य है पीत रस का? तो पीत रस का जो कार्य है, यह पीत रस वसा का एमल्सीकरण करता है। पीत रस का मुख्य कार्य क्या है? तो वसा का पाचन करना इसकी मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। कहाँ होता है? आमाशय में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? मुंह से हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है जब हृदय की मांसपेशियां को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती की दर्द लक्षण दिखते हैं, क्या कहलाते हैं? ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं? तो ऐसे लक्षण को एंजीना पैक्टोरिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं? एंजीना पैक्टोरिस। कोरोनरी हृदय रोग के कारण छाती में दर्द या परेशानी के लिए चिकित्सा शब्द है। यह तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों में उतना रक्त नहीं मिल पाता जितना कि इसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 42 नंबर प्रश्न की ओर। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमन संपुट्स है जो बोमन कैप्सूल किस तंत्र का भाग है? तो रक्त कोशिका। और बोमन संपुट्स किसका भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बोमन संपुट्स उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 43 में निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इसके द्वारा फाइलेरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। निमाटोड द्वारा फाइलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 44 नंबर प्रश्न की ओर। कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कीट है जो कौन से वर्ग का आता है कीट? तो कीट है जो एनिलिडा वर्ग में आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कीट है जो एनिलिडा वर्ग से संबंधित है, ठीक है। पोरिफेरा, यह बहुकोषीय जलीय जंतु होते हैं जो चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। यह बेलनाकार अंडाकार पर आकृति जैसे शाखाएं होती हैं। इन जंतुओं की भित्ति में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। सिरेंटेटा जब बहुकोषीय जंतु होते हैं। सिरेंटेटा क्या होते हैं? बहुकोषीय। और आर्थ्रोपोडा यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, और इसकी स्थापना 1845 में वॉन सेबोल्ड ने किया था। सबसे बड़ा संघ कौन है जंतु जगत का? तो आर्थ्रोपोडा। तो हमसे पूछा है कि किस वर्ग का है? तो एनिलिडा वर्ग का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 45 में रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन विटामिन के है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। 46 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व है। तो वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? तो वह है
नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन वायुमंडल में। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र क्या होता है? यदि इसे देखें तो श्यानता गुणांक का जो बीमा सूत्र होता है वो आपको क्या होगा? M1 L-1 T-1 होता है। M1 L-1 T-1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 48 में वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है विद्युत आवेश का, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम, जिसे सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कूलाम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 49 में अश्व या यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो ऐसा विश्राम की आवश्यकता के कारण होती है दोस्तों। कौन सी, किसके कारण? तो विश्राम की अवस्था के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। विश्राम की जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों, इसमें क्या कहा गया 50वां प्रश्न में, कोई ऊर्जा जो भंडारित है कहलाती है। कोई ऊर्जा जो भंडारित है वो क्या कहलाती है? विभव ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कोई ऊर्जा भंडारित है वह विभव ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 51 नंबर प्रश्न की ओर, भूकंप किस कारण से आते हैं? तो भूकंप है जो किस कारण से आते हैं? टेक्टोनिक, जो भूकंप है विवर्तनिक विधि से आता है। टेक्टोनिक भूकंप प्लेट टेक्टोनिक सीमाओं पर होते हैं जो विवर्तनिक विधि के द्वारा आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भूकंप विवर्तनिक विधि से आते हैं। 52 में सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है। तो सोनार में कैसी तरंगे प्रयुक्त होती है? तो प्राध्वनिक तरंगे प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सोनार में प्राध्वनिक तरंगे प्रयुक्त होती है। सोनार का आविष्कार पॉल लविंग ने किया था। पॉल लविंग ने किया था सोनार का आविष्कार। सोनार ध्वनि तरंगे का प्रयोग कर किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ की दूरी, ऊंचाई, दिशा आदि को पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। विशिष्ट ऊष्माधारिता किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 54 में, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 55 में, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कौन सी श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखलाबद्ध कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 56 में, लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, तब लोहे की भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाता है तब पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाता है तब पानी का स्तर क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, कौन सा तत्व कहलाता है? जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान है उसे हाइड्रोजन तत्व, वो हाइड्रोजन तत्व में दोनों चीज समान होता है। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन, लिथियम, क्लोरीन, इन सभी का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। 58 में, सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा नाभिकीय संलयन विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 52 में, समूह 18 के तत्व को कहा जाता है। समूह 18 के तत्व को क्या कहते हैं? समूह 18 के तत्व को अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। समूह 18 के तत्व को क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। इनका बाहरी कोश इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है। 18वें समूह के तत्व शून्य संयोजकता दिखाते हैं। 18वें समूह में तत्व हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये समूह 18 का तत्व है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन,
जीनॉन और रेडॉन है, समूह 18 का तत्व। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 60 नंबर प्रश्न में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा धातु पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा धातु पाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो धातु पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, कैल्शियम धातु पाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और इसका सूत्र क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। सेल चिकित्सा, मूर्ति बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने में यह काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 61 में मीथेन CH4 के अणु में होते हैं, तो मीथेन CH4 के अणु में कौन सा है, तो केवल एकल बंधन होता है CH4 के अणु में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, केवल एकल बंधन होता है। एल्केन ग्रुप में आता है ये, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, एकल बंधन होता है, एल्केन ग्रुप में होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 62 में, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, कौन सा कथन इसमें सत्य है, ये दिया गया है। ऑक्सीजन अणु में एकल संयोजकता आबंधन होता है, तो ऑक्सीजन अणु में एकल संयोजकता आबंधन होता है, ये सत्य वचन है, ये गलत है, ये सही नहीं है। कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक नहीं है, कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक है, ये भी गलत है। H2SO4 सहसंयोजी यौगिक है, ये सही है, H2SO4 सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 63 में, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो जल का बर्फ बनना ये नहीं है, भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 64 में दिया गया है गन मेटल किसका मिश्र धातु है, गन मेटल है जो किसका है, CuSN और Zn का मिश्र धातु है गन मेटल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, CuSN Zn का मिश्र धातु है गन मेटल। 65 में चले, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, तो रेडियो धर्मिता की खोज देखे हेनरी बैकलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकलर ने किया था, 15 दिसंबर 1852 में हुआ, खोज किया था इसके द्वारा। नोबेल पुरस्कार, यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनको भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 66 नंबर प्रश्न में, एक ग्रुप के तत्व का सामान्य गुण है, एक ग्रुप के तत्व का सामान्य गुण क्या है, तो उसका गुण है कि संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। कौन सा होता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 67 बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो बिहार की स्थापना है जो 1912 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। नेक्स्ट की ओर 68 में चलते हैं दोस्तों, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो बिहार का वह कौन सी शहर थी, वह बोध गया है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिहार के बोध गया है बिहार के कौन सा शहर है, तो सॉरी गया है भागलपुर होगा, बिहार का वह कौन सा शहर, तो भागलपुर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 69 में 97 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, 97 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे, तो वो है आपको दामोदर मौजा को 97 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 97 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से दामोदर मौजा को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 70 नंबर प्रश्न की ओर, पीएम मोदी कब वर्चुअल SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, तो ये पहले का प्रश्न है, कब किए थे, 4 जुलाई को SCO के सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे पीएम मोदी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दिलवाड़ा मंदिर में स्थित है, दिलवाड़ा का मंदिर है तो जैन मंदिर है, माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 72 में भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में पेश किया गया था। पहला लोकपाल विधेयक कब, तो वर्ष 1968 में पेश किया गया था। इसका संस्करण 2013 में अधिनियमित किया गया, ठीक है, 2013 में किया गया, और यह 2010 में तैयार की गई थी। यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के कार्यान्वयन के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, 1968 में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। इसी प्रकार आप यदि दोस्तों और भी प्रैक्टिस सेटों का जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें आपको यूटेरिया के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस का वीडियो उपलब्ध मिलेगा। दोस्तों आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, और आपको रुक्मणी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 का वीडियो उपलब्ध मिलेगा, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें भी जीके जीएस दिए हुए हैं, उसका जीके जीएस भी आप पढ़ सकते हैं। क्रॉन पब्लिकेशन का भी बुक मैं अपलोड कर दिया हूँ,
15 प्रैक्टिस सेट उसमें दिया तो उसका भी जीके जैसे जाकर आप रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों, पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा और काफ़ी लाभ मिलेगा दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो आप आधुनिक कंप्यूटरों का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नहीं दोस्तों, इसमें दिया गया है आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया जो एल्गोरिदम और संगणक का अवधारणा के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। कंप्यूटर का जनक पूछेगा तो चार्ल्स बेबेज होगा, आधुनिक कंप्यूटर कहेगा तो आपको एलन ट्यूरिंग होगा। ये इसलिए गलत बताया था हमने ताकि आपको याद हो सके। गलत बताने से जब मैं सही बताऊंगा तो आपको ज़्यादा वो याद होगा, ताकि ये कन्फ्यूजन वाला है। जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे फटाक से चार्ल्स बेबेज मारेंगे तो आपका आंसर गलती हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, जबकि कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं? पिता कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। आधुनिक कहे तो एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर प्रश्न को। अक्टूबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? तो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 2020 तक कितने थे सार्वजनिक बैंक? तो सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितना रह गया था? 12। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 12 हो गए थे, 12 सार्वजनिक बैंक रह गए थे। तो ऑप्शन नंबर कितना हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वर्तमान समय में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितना है? 12 है। वर्ष 1935 में स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है जो भारत के सभी बैंकों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 75 नंबर में नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दांडी मात्रा शुरू की थी? तो गांधी जी ने समुद्र तक दांडी मात्रा कब शुरू किए थे? मार्च। तो 1930 में शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के स्थित साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत किए थे और 24 दिनों का पैदल मार्च था। इसमें 78 अनुयायी इनके साथ पैदल चले थे दोस्तों। और 30 मार्च को महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरोध का आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन है? तो वो है आपको 2021 के अनुसार भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन है? तो उसके अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं 77 में। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो भारत में प्रथम परमाणु वर्ष का परीक्षण 1974 में किया गया था। 18 मई 1974 में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 78 नंबर प्रश्न पर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यदि आप दोस्तों भारत के संविधान पढ़ना चाहते हैं, वो भी चैप्टर वाइज, तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में चैप्टर वाइज संविधान पढ़ना चाहते हैं, भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध मिलेगा वीडियो। वहाँ पर सारा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। घटना चक्र बुक से वो भी है दोस्तों, चैप्टर वाइज मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लें और अपने तैयारी को और मजबूत करें दोस्तों। इसी प्रकार भारतीय इतिहास का भी मैं पूरा वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। आधुनिक, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ, उसका भी वीडियो अपलोड है। यदि आप लोग उसे देखेंगे तो मुझे विश्वास है दोस्तों आपका नंबर इम्प्रूव होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा दोस्तों। इससे आप और अच्छा करेंगे। तो आप उसे जाकर देखें और अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करें। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जहाँ भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो ला सकूँ। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जालियांवाला बाग नरसंहार को हुआ था, कब हुआ था जालियांवाला बाग नरसंहार? यदि इसे देखें, जालियांवाला बाग नरसंहार है जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 80 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, ये प्रश्न दिया गया है। इसमें दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन है
तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी सारा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 81 नंबर प्रश्न में। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा को उनको पद से नहीं हटाया जा सकता है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसको नहीं हटाया जा सकता? प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, दिया गया 82 नंबर प्रश्न में दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? दिफू दर्रा देखें तो आपको भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिफू दर्रा स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच जोड़ने का काम करता है दिफू दर्रा। यह दर्रा 4,587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित राज्य म्यांमार तक आसान और सबसे छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है। तो दिफू दर्रा भारत और म्यांमार के बीच अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा शहर डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? भारत का कौन सा शहर है जिसे एशियाई डेट्राइट कहा जाता है? तो वह भारत का कौन सा शहर है? भारत का शहर वो कौन सा है? ये प्रश्न पूछा है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, चेन्नई को कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर 84 यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन है हेनरी विवियन डिरोजिया ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। हेनरी विवियन डिरोजिया ने यंग बंगाल आयोजन का आयोजन किया था। आंदोलन वर्ष 1928 ईस्वी में चलाया गया था दोस्तों। कब यंग बंगाल आंदोलन चलाया गया था? वर्ष 1928 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 85 नंबर प्रश्न की ओर चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार है जो हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1591 ईस्वी में निर्मित चार मीनार भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं की सूचीबद्ध दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, हैदराबाद है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।